हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है टॉपिक। इसका डायग्राम बनाने को आता है, लेबलिंग करने को आता है, और कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए इस टॉपिक से आते हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को मैं अच्छे से अभी आपको समझाऊँगा क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो बहुत मददगार साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बच्चों को मिलेंगे। ठीक, अभी हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं इसके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आप सबको बनाना आना चाहिए। कैसे स्टार्ट होता है डायग्राम, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेसल चैम्बर, ये नाक के नथने जो होते हैं, नेसल चैम्बर, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर ये नेसल पैसेज पीछे होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर लंग्स। ये दिखाते हैं एक एक करके बना के कितनी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ डिस्कस करूँगा, डायग्राम को डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखिएगा। ये देखिए किस तरह से एक डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मैं बना रहा हूँ। गौर करिएगा बच्चों, इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, बनाते हुए देखिए, मुझे समझिए इस डायग्राम को अच्छे से। ऐसे करके इस डायग्राम को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ देखेंगे नीचे, मैं कलर थोड़ा चेंज करूँगा बच्चों। यहाँ से नीचे ट्रैकिया निकलकर एक ट्यूब होती है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये नीचे उतर कर आ रही है। ये आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। जनरली ऐसे दो ब्रांचेस में बट जाती हैं। ये दो ब्रांचेस जो बट रही हैं, ऐसे करके इन्हें ब्रोंकस कहा जाता है, नॉर्मली ब्रोंकस कहते हैं। और ये इधर दोनों तरफ लंग्स लगे रहते हैं इसमें, ब्रोंकस में। दिखाता हूँ कैसे लगे रहते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ऐसे एक लंग्स, एक लंग मैंने दिखाया बेटा बना के। ठीक, ऐसे ही दूसरा लंग भी एक दिखाता हूँ यहाँ बना के। एक दूसरा लंग भी दिखा दिया बेटा। तो दो लंग्स होते हैं, आपको मालूम है ह्यूमन में। अब यहाँ जो होता है, ये ब्रांचेस जो थी ट्रैकिया नाम की नली, आगे चल के दो ब्रांचेस में बढ़ गई। पहले ऊपर से नाम लिख के लाते हैं, ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे हम किन किन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं बेटा। यहाँ सबसे पहले ये नेज़ल पैचेस है बेटा, इसका नाम लिखेंगे नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज, ये माउथ कैविटी कहलाती है बेटा। ये पीछे वाला जो पार्ट, जो कॉमन पैसेज है, जहाँ से ये वाला दिस पॉइंट, ये कॉमन पैसेज है, इसको फेरिंग्स कहते हैं बेटा। फेरिंग्स की खासियत ये होती है कि ये वाला पार्ट इधर नेज़ल चैम्बर से भी जुड़ा हुआ है बेटा, और डायरेक्टली इससे भी कनेक्टेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्टेड। ये एक कॉमन पॉइंट होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों यहाँ अटैच होते, इस पॉइंट पर मिलते हैं आके। ठीक है, यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस कट जाती हैं। सांस के लिए अगर एयर आती है, अगर यहाँ नेज़ल चैम्बर से, तो वो फेरिंग्स होती हुई ट्रैकियम चली जाती है। अगर फूड आता है इधर मक्कल कैविटी से, तो वो फेरिंग्स होता हुआ ईसोफेगस चला जाता है। यहाँ से डिवाइड होती हैं दो ब्रांचेस फेरिंग्स वाले पार्ट से। ठीक है, अब इसके नीचे पीछे की तरफ अगर हम आ जाए, यानी ये पार्ट जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये इसको हम लैरिंग्स बोलेंगे बेटा। इसका नाम होगा लैरिंग्स। फेरिंग्स के पीछे लैरिंग्स होता है। ठीक, लैरिंग्स। ऐसे यहाँ पीछे ये ट्यूब जो दिखाई दे रही है हमको, इस ट्यूब का नाम है ट्रैकिया। नाम देख लीजिए बच्चे, ट्रैकिया भी कहते हैं, या विंड पाइप भी कहते हैं इसे। विंड पाइप के नाम से भी जानेंगे इसे। इस ट्रैकिया के ऊपर इसी शेप पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ। ये कार्टिलेज की बनी हुई ऐसे रिंग, ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं, या रिंग ऑफ कार्टिलेज के नाम से भी जाना जाता है इनको। ऐसे इसके ऊपरी पार्ट में लगी होती है ट्रैकिया के अपर पार्ट में। ये सी शेप पार्ट होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद रहती हैं इस तरह से। ये कार्टिलेजिनस रिंग क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स डू नॉट कोलैप्स द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं करने देंगी। ट्रैकिया तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाइप, विंड पाइप जिसको हम बोल रहे हैं। इस जैसे आपने गौर करा होगा, ट्रैकिया वाले हिस्से में क्योंकि एयर रहती है, एयर एंटर करती है इधर को, तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है,
कार्टिलेजिनस रिंग्स या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहलाती हैं। दो वर्ड्स कैसे करके लिख सकते हैं हम, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलेजिनस रिंग्स एक ही बात होती है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। एक्चुअली देखोगा आपने, जो टंकी में पाइप लगा होता है उस पाइप में बीच में स्पेस होता है जहाँ से पानी आगे जाता है, फ्लो होता है, वाटर फ्लो हो रहा है आगे। जब वाटर फ्लो हो रहा है तो पानी जो हम खोलते हैं तो वाटर का पाइप फुला रहता है, आपने देखा होगा। और जैसी टंकी को हम बंद कर देते हैं, जब पानी जाना उसमें बंद हो जाता है तो पाइप वो पिचक जाता है, ठीक है, आपने देखा कोलैप्स कर जाता है। कब? जब उसमें वाटर था तो वो स्वेल करा हुआ था, फूला हुआ था, लेकिन जैसे ही पानी उसमें आना बंद हुआ वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है ट्रैकिया के, जो ऐसे करके बाहर की तरफ सी शेप पार्ट में लगी होती हैं, अर्थ मतलब आधा सर्किल, हाफ सर्किल के पार्ट में लगी होती है, सी शेप पार्ट में लगी होती हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग है। इनका काम होता है ट्रैकिया को एक स्पेस मेंटेन, ऐसे उसमें जो स्पेस है ना ट्रैकिया में से है, एयर जाने की जो जगह है वो मेंटेन रखता है, चाहे इसमें एयर हो या ना हो। जिस समय हम सांस लेते हैं उस समय एयर इसमें एंटर करती है, और जिस समय 1 सेकंड के लिए हम सांस छोड़ रोकते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए एयर नहीं भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एयर प्रेजेंट हो या ना हो ट्रैकिया में, लेकिन ये कभी उसे कोलैप्स नहीं होने देता। तो कार्टिलेजिनस रिंग क्या काम करती हैं? दे डू नॉट कोलैप्स द ट्रैकिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने दे रही हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये अच्छा पॉइंट था। अब ये ट्रैकिया आगे चल के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इन दोनों ब्रांचेस को हम क्या कहेंगे? इन दोनों ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकस। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ बना के, ये जो ब्रांच आ रही है निकल के, दिस ब्रांच इज कॉल्ड ब्रोंकस। एक को ब्रोंकस कहते हैं, और ये एक से ज़्यादा है तो ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, ब्रोंकाई। एक्चुअली जिस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ आपको ट्रैकिया में दिखाई दे रहे थे, उसी तरीके के कार्टिलेजिनस रिंग जो होते हैं या ब्रोंकस पर भी लगे होते हैं इस तरह से बेटा, ये ऐसे लगे होते हैं इस तरह से, देखिए नज़र आ रहा है आपको इस तरह से, कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे करके यहाँ लगे रहते हैं इस तरह से, इधर भी लगे होंगे और ये यहाँ भी लगे होंगे इस तरह से, ऐसे मौजूद रहते हैं इस तरह से, ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। अब ये दोनों ब्रांचेस जो कट गई इन्हें ब्रोंकस कह रहे हैं। ये ब्रोंकस आगे चल के और फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, ऐसे और ब्रांचेस इसकी देखो फर्दर ब्रांचेस बनने लगेंगी, ऐसे ये ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, देखिए आगे चल के ऐसे, सो मैनी ब्रांचेस आर डिवाइडेड, ऐसे और ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं, डिवाइडेड हो जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है ऐसे करके, ये ऐसे करके ब्रांचेस, ठीक, और बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी। ये ब्रांचेस अंत में लास्ट में जाकर इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये ग्रैप लाइक भी कह सकते हैं या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बलून शेप यानी गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं ये एल्वियोलाई हमको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये मौजूद रहते हैं बेटा, इनको हम देख सकते हैं इस तरह से। तो ये एल्वियोलाई हैं जिनका मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से ये स्ट्रक्चर लगातार इसमें मौजूद रहते हैं, इस तरह से ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर ये एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मेन रोल यहाँ इस डायग्राम में एल्वियोलाई का ही होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखें, एल्वियोलाई मेन रोल प्ले करते हैं। अभी मैं सबके नाम लिखूंगा ताकि आपको समझ, जैसा मैंने यहाँ बनाया ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे ही सेम इधर होता है। तो हमने 1 साइडेड दिखा दिया, एक साइड का आपको जब जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही सेम यहाँ होगी, ठीक है, इसे ध्यान रखना हमको। अभी हमने देखा यहाँ जो नाम लिखने को रहेगा, जैसे मेरा जो राइट साइड हिस्सा है, ये वाला लंग जो है मेरा राइट, इधर सामने देखने में राइट हैंड में पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मेरा लेफ्ट लंग कहलाता है, इसको लेफ्ट लंग बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट लंग। और ये वाला इधर वाला हमारा राइट, जो हमारे सामने से हमें लेफ्ट हैंड पे दिखाई देगा वो राइट लंग होता है, राइट लंग। अच्छा, इन दोनों लंग में एक फ़र्क भी है, आपको मालूम चाहिए। जो लंग्स होते हैं वो लोब से मिलके बने होते हैं। लेफ्ट लंग हैविंग 2 लोब्स, यानी जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं बेटा, और जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, ये याद रखिएगा। लेफ्ट लंग हैविंग 2 लोब्स यानी 2 लोब से मिलके बना है, और हमारा जो राइट लंग होता है इट हैविंग द 3 लोब्स, इसमें 3 लोब्स होते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ बताया जो ट्रैकिया नाम की ट्यूब है वो आगे चल के ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, और ये ब्रांचेस आगे चल के फर्दर ब्रांचेस में कट रही हैं, ऐसी ये ब्रांचेस में कट रही हैं, ये इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ब्रोंक्यूल फाइनली किसमें, ये बलून शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। मेन तो पॉइंट ये एल्वियोलाई ही होता है मेन, क्योंकि इट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं
तो जो भी हम ऑक्सीजन अंदर खींचेंगे वो सबसे पहले हमारे लंग्स में आएगी, ये नेजल पैसेज से होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से हमारी बॉडी के ब्लड में चली जाएगी। ठीक, अब ब्लड से दोबारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से होकर बाहर निकलती है। तो ये गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का लेन देन, O2 और CO2 का जो लेन देन वो किसकी वजह से हो रहा है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के एक्सचेंज में कौन हेल्प करेगा? ये एल्वियोलाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ईच लंग्स, हर लंग के अगर हम चारों तरफ देखें तो बेटा एक इस तरह से लेयर चढ़ी रहती है, एक तरफ बना दूंगा दूसरी तरफ भी होगी, दूसरे लंग की तरफ भी ऐसी होगी, एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है इस तरह से। ईच लंग कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, हर लंग के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सी ऐसे चढ़ी रहती है, कवर्ड रहती है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लीयूरा। क्या नाम होता है इस मेम्ब्रेन को? हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लीयूरा। प्लीयूरा नाम की मेम्ब्रेन लगी होती है, प्लीयूरा। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा? इसके अलावा इस तरह से इन दोनों लंग से ऐसे करके एक मसल्स, स्पेशल टाइप की मसल्स लगी रहती हैं जो इन लंग्स से टच होती हैं, इस तरह से ऐसे ये मसल्स होती हैं। इनको हम बोलते हैं बेटा डायफ्राम। तो डायफ्राम दोनों लंग्स के नीचे लगा होता है, डायफ्राम। इसका वर्ड यूज़ करते हैं डायफ्राम, ये डायफ्राम लगी रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये डायग्राम लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको एक बार डिस्कस कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही डायग्राम, इसकी लेवलिंग आप याद रखिए, कहाँ का क्या नाम आ रहा है। पहले मैं पैसेज बना के दिखा दूं कैसे कैसे एयर आती है, कैसे कैसे जाती है। सबसे पहले स्टार्ट होगी नॉस्ट्रेल से। एयर का स्टार्टिंग कहाँ से होगा बेटा? नॉस्ट्रेल से। ये हमारे जो नॉस्ट्रेल है, ये नेजल चैम्बर जिनको हम बोलते हैं। तो यह नॉस्ट्रेल से स्टार्ट करेगी, नॉस्ट्रेल, और नॉस्ट्रेल से होते हुए एयर कहाँ जाएगी? सबसे पहले नॉस्ट्रेल से होते हुए जाएगी ये हमारे नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज में एयर पहुँचेगी, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से होते हुए एयर कहाँ जाएगी? नेजल पैसेज से होते हुए एयर पहुँचेगी हमारे ये फेरिंग्स वाले पार्ट में, फेरिंग्स। और फेरिंग्स से होती हुई एयर किधर जाने वाली है? फेरिंग्स के बाद पहुँचेगी लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। इसमें वॉइस बॉक्स लगा होता है अंदर, या लैरिंग्स वाले पार्ट में वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस, जो मैं बोल पा रहा हूँ ये यहीं से आवाज़ निकल रही है। और लैरिंग्स से होती हुई एयर किधर जाती है बेटा? लैरिंग्स के बाद पीछे किस में खुल रही है? डायरेक्ट ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक सांस की नली, ट्रैकिया, या इसे हम वेंट पाइप भी कहते हैं। और ट्रैकिया से होती हुई एयर कहाँ जाएगी? नीचे पीछे की तरफ को, ये ब्रोंकस में कट रही है, या ब्रोंखाई कह लो या ब्रोंकस कह लो, एक ही बात है। मैंने ब्रोंखाई लिख दिया, प्लूरल वर्ड, ब्रोंखाई में। अब ब्रोंखाई से होती हुई ब्रांचेस में, इसकी जो ब्रांचेस कट रही हैं जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ये ब्रोंकियोल्स में पहुँचेगी, ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स में पहुँचेगी। और ब्रोंकियोल से फाइनली कहाँ पहुँच जाएगी? एल्वियोलाई वाले पार्ट में पहुँचेगी, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में पहुँचेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से। तो ये पूरा मैंने पाथ बनाया किस तरह से एयर का पैसेज किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, ये नाक के नथने, ये नॉस्ट्रिल से होती हुई, फिर अंदर जो पैसेज है नाक के नथनों के अंदर, नेजल पैसेज। और ये उसके बाद कहाँ आएगा? नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ आएगा? लैरिंग्स, लैरिंग्स से एयर कहाँ जाएगी? ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाएगी? ब्रोंकस, और ब्रोंखाई, और ब्रोंखाई से होती हुई ब्रोंकियोल, देन एल्वियोलाई, फाइनली एल्वियोलाई में। मेन काम एल्वियोलाई को ही करना है इसमें। उनका काम होता है गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करना। बहुत बड़ी संख्या में होती है, देखो मिलियंस, बहुत बड़ी तादाद में एल्वियोलाई मौजूद होती है लंग्स में। ठीक है, ईच लंग्स इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। प्लूरा नाम की मेम्ब्रेन हर लंग्स को चारों तरफ से कवर्ड किए रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो बात आ रही है ट्रैकिया चारों तरफ, ये हमको जो सर्कुलर, ये हाफ सर्कल में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेड कलर की, ऐसे करके, इनको हम कार्टिलेजिनस रिंग है या रिंग ऑफ कार्टिलेज भी कहते हैं। इनका मेन काम होता है दे डू नॉट कोलैप्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देंगी, चाहे उसमें एयर मौजूद हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में। ठीक, एक कॉमन पैसेज होता है जिसका नाम फेरिंग्स है। ये हमारा बक्कल कैविटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पैसेज है। यहाँ तक फूड और एयर दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन एयर यहाँ से किधर डाइवर्ट हो जाती है? ट्रैकिया में, और फूड जो होता है वो ईसोफेगस में चले जाता है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा है यहाँ? फेरिंग्स। फेरिंग जो होता है वो मेन पॉइंट होता है इसका, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपने एक पूरा डायग्राम आपको समझाया
किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और दोनों लंग्स के नीचे एक आर्च टाइप की लगी मसल्स लगी जिनको हम डायफ्राम कह रहे हैं। ये डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से ही लंग्स ऊपर और नीचे उठते हैं और इंसान सांस ले पाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बोर्ड में बहुत पूछा गया है कई बार। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर भी मेंशन कर दिया। हाउ आर द लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। मतलब गैसों के एक्सचेंज में जो लंग्स होते हैं वो कैसे डिजाइन किए गए हैं जो मैक्सिमम सरफेस एरिया कर पाते हैं, एरिया को बढ़ा पाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए समझिए। हाउ आर द लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। गैसों के लेन देन में कैसा एरिया ये बनाया गया है एल्वियोलाई का, इसके बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्चुअली। तो क्वेश्चन में एल्वियोलाई जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया कि हाउ आर द लंग्स डिजाइन, लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया है टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सकें फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों के लेन देन के लिए। तो उसका आंसर ये लिखना था हमें, द लंग्स आर मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। यहां से पूरा वैसे उतारेंगे, द लंग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहां तक वैसे उतारना, वैसे पूरे का पूरा। ठीक है, द लंग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज तक वैसे उतार देंगे। आगे लिखेंगे थ्रू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई विच आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सप्लाई। यहां तक तो वैसे उतारना था हमको, ये पूरा वैसे उतारेंगे। द लंग्स आर मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये तक तो हमने क्वेश्चन में उतार लिया यहां तक। इसके आगे हमें यहां से लिखना था थ्रू द presence of large number of alveoli which are richly supplied with blood vessels। यानी इसमें बहुत सारे, बड़ी तादाद में लार्ज नंबर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं जिनके चारों तरफ ब्लड की सप्लाई भी मौजूद होती है। ये पॉइंट हमने बताया। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों, अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। द लंग्स आर मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई विच आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप अच्छे समझ के इसको लिख सकते हैं, यही आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर इसी टॉपिक से, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है? कई पाथवे, इसमें 3 पाथवे दिखाए गए जिनके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होते हुए दिखाया गया। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे होता है। हम जो फूड खाते हैं उस फूड का जो मेन फूड हमारा, मान लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन होता है बेटा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। आप देख लीजिए एनसीईआरटी में ऐसा ही एक डायग्राम आपके बना हुआ है। मैं उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं और यही डायग्राम पेपर में छपकर आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना, अभी मैं समझाऊंगा। एनसीईआरटी में ही बना हुआ, आप आराम से देख सकते हैं, समझिए ध्यान से। जो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी 6 कार्बन वाला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो C6 का मतलब 6 कार्बन, तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? इन साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में हो रही है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन होता है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है पहले। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद किस में टूटता है? फाइनली वो पायरूवेट या पायरूविक एसिड कह सकते हैं, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। कोई सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? पायरूवेट में। पायरूवेट यानी पायरूविक एसिड में, यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। बात समझ में आई? कैसे बना रहा है वो समझ लो। अब देखिए, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, जो पायरूवेट बनता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिन्हें हम पायरूवेट कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरूवेट में हो रहा है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। अब फाइनली हमने देखा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटकर पायरूवेट में बदल चुका है। एक प्रोसेस हमारे समझ में आ गई। अब ये पायरूवेट क्या क्या काम कर सकता है? ये 3 तरह से रिएक्शन चला सकता है। नंबर 1, अगर इस पायरूवेट को हम कहें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रिएक्शन हो रही है, दिस पायरूवेट रिएक्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये पायरूवेट ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो इथेनॉल बनाएगा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब पायरूवेट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 की अब्सेंस में ये प्रोसेस हो कहाँ रही है? ये प्रोसेस ईस्ट में होती है, ध्यान रखना। O2 के अब्सेंस में जो रिएक्शन होती है वो ईस्ट में। ईस्ट एक क्या होता है? फंगस होता है। तो जब पायरूवेट ऑक्सीजन के अब्सेंस में ईस्ट में रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, और साथ साथ CO2 और एनर्जी भी रिलीज होती है। फिर समझ लो, पायरूवेट
ऑक्सीजन के अब्सेंस में ईस्ट में इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, CO2 एनर्जी रिलीज होगी। एक बात समझ में आ गई? ठीक। अगर यही पायरुवेट हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, यहाँ तो थी ही नहीं, यहाँ है लेकिन कम है। अगर ये पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में रिएक्शन करेगा, और ये प्रोसेस कहाँ होगी? ये हमारी मसल्स में होगी। हाथ पैरों की जो मसल्स होती हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिन मसल्स के थ्रू चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, मसल सेल्स में, ठीक है। तो पायरुवेट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जब पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में रिएक्ट करता है, कहाँ? मसल्स में, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, और रिलीज क्या होता है? एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स के अंदर प्रोसेस हो रही है और लैक्टिक एसिड बन रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा? आपने खिलाड़ियों को देखा होगा, अक्सर जब वो विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, मैदान में खूब दौड़ना रहता है, दौड़ते फिरते रहते हैं, और अब कुछ कुछ समय बाद हर गेम्स में आपने देखा होगा एक रेगुलर ड्रिंक होता रहता है, ड्रिंक इंटरवल होता है। एक गाड़ी होती है जो पानी पिलाने के लिए खिलाड़ियों को लेकर आती है, बॉटल्स भिजवाई जाती हैं कि खिलाड़ी कुछ कुछ समय बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसको बॉडी में लेते रहें। उसके दो फायदे, पानी पीते हैं, पानी में ऑक्सीजन होती है बेटा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच जाती है ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, और जब जब ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो क्रैम्प कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐंठ जाती हैं, ऐंठ चढ़ जाती हैं। तो लैक्टिक एसिड बनते ही ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा? हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बेटा? क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प, ठीक, और एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने दो चीजें डिस्कस करी। पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है तो पायरुवेट बना रहा है जो 3 कार्बन है। ये पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट में इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा और CO2 और एनर्जी रिलीज करेगा। इसके अलावा ये पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये प्रोसेस मसल्स में हो रही है हमारी। लेकिन यही पायरुवेट अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये प्रोसेस कहाँ होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी बेटा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करता है और CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, CO2 वाटर और एनर्जी। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन नीचे लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, एक पाथवे ये बना, एक पाथवे ये और एक पाथवे ये, वेरियस पाथवे के थ्रू हुआ। तो तीनों आपको तीनों पॉइंट्स याद रखना है आपको। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बन रहा है, CO2 एनर्जी रिलीज हो रही है इस सेल में। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में प्रोसेस हो रही है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, एनर्जी निकल रही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रही है, CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, लेकिन आपको बता दूं, आप NCERT से ले सकते हैं या किसी और सैंपल पेपर से उसको क्वेश्चन को पढ़कर उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ जगह नहीं बची बोर्ड पर, नहीं मैं यहाँ उसे लिख देता। क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस टेरेस्ट्रियल एनिमल में या एक्वाटिक एनिमल में किस में फास्टर होती है? ठीक है, इन विच टाइप ऑफ एनिमल द रेस्पिरेशन इज फास्टर? तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल हैं, उनका आंसर ये होगा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, खींच रहे हैं, जैसे हम लोग हैं ऑक्सीजन को बाहर से एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेते हैं। ठीक, तो हमको थोड़ा वर्क करना पड़ता है, उस ऑक्सीजन को अंदर लाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहते हैं, और पानी में तो ऑक्सीजन डिजोल्व स्टेट में होती है बेटा। डिजोल्व मतलब पानी में घुली हुई है। तो खास तौर से जो फिशेस हैं, जो और वाटर में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल हैं, पानी में रहने वाले एनिमल, उनको थोड़ी आसानी रहती है रेस्पिरेशन करने में। क्यों? क्योंकि वो उनके गिल्स मौजूद होते हैं। पानी में क्या होते हैं? फिश के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उन गिल्स के थ्रू अपने आप बॉडी के अंदर उनके चली जाती है। तो रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी रेट जो होती है उनके अंदर ज़्यादा फास्टर है, तेज़ी से रेस्पिरेशन कर लेते हैं वो। तो ये क्वेश्चन लिखा है NCERT में, इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझो। एक क्वेश्चन और थोड़ा इसमें से देख लीजिएगा कि मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन को हम 2 पार्ट में बांट रहे थे। एक प्रोसेस थी इंस्पायरेशन, एक थी एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें O2 को अंदर लेते हैं, इनहेल ऑफ O2 करते हैं, और एक्सपायरेशन वो प्रोसेस में जो नाक से CO2 हम बाहर फेंकते हैं, तो एक्सहेल ऑफ CO2। इनहेल ऑफ O2 इंस्पायरेशन, एक्सहेल ऑफ CO2 एक्सपायरेशन। ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है। तो ये, और एक एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी, वो भी बहुत सिंपल है। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक में लिखेंगे, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक वाला ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा था वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एनारोबिक वाला, और एरोबिक में लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब आपने एक बात और देखनी है कि जो प्रोसेस ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रही थी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में कहाँ हो रही है, तो उसमें क्या क्या बन रहा था, उसमें इथेनॉल CO2 एनर्जी रिलीज हो रही थी। एक पार्टी लिख देंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इथेनॉल CO2 एनर्जी आर रिलीज। इधर लिख देंगे प्रेजेंस वाले में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 वाटर एनर्जी आर रिलीज। ठीक, तो यहाँ जो प्रोसेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी इसमें कार्बोहाइड्रेट इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे थे, और यहाँ जो थे ऑक्सीडाइज, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से डिफरेंसेस में भी लिख सकते हैं। तो एक लमसम मैंने एक ओवरऑल व्यू आपको रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये डिजाइन वाला गैसेज एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, वो नंबर ऑफ एल्विलाई होते हैं जो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एक बेटा ये हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पैथवे, ये तीनों पैथवे आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप समझ लो क्या लिखना है। डायग्राम बनाने को आ सकता है, या उसकी डायग्राम बना होगा उसकी लेबलिंग लिखने को आ सकती है, या एल्विलाई का फंक्शन पूछ सकता है। ये एल्विलाई का तो मैंने बता दिया आपको, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, सबसे मेन काम तो यही है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है ट्रैकिया के चारों तरफ, दे डू नॉट कोलैप्स द ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं करती इसलिए। ठीक है, तो ये समझना। ये पैसेज, एयर का पैसेज क्या होता है, उसको नॉस्ट्रिल में पहले एयर आती है, एयर से नेजल पैसेज में जाती है, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, देन एल्विलाई। ये पूरा पैसेज मैंने बना के दिखाया। बेटा उम्मीद करता हूँ ये क्लास 10 के बच्चों के लिए एक अच्छा वीडियो था जो मैंने अभी बनाया है। सब बच्चे से इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखेंगे तभी इस वीडियो के कई क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए आपका एक टॉपिक पूरा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो बेटा पसंद आया तो मेरे वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।